हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग चौथा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक करेंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने मोटिवेशन टॉपिक कंक्लूड किया। मोटिवेशन के साथ ही हमने मोरल पर भी वर्कआउट किया और बतलाने की कोशिश किया। अगर मोरल पर नोट आता है तो आप लिख देंगे और लगभग मोटा मोटी नोट मैटर वही होगा जो अभिप्रेरण पर होता है। अभिप्रेरण और मोरल में केवल डिफरेंस ये है कि मोरल अभिप्रेरण और अभिवृत्ति दोनों के योग को कहते हैं। यानी व्यक्ति में यदि लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा अस्थायी रूप से बना रहता है तो उसको मनोबल कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का अंतिम टॉपिक है। उसके बाद फिर कार्मिक प्रशासन शुरू हो जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो है देखा मैंने इसका ढांचा तैयार किया है और यही सब आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला संगठन है। संगठन को मैंने दो वर्गों में बांटा, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। क्लियर। औपचारिक संगठन का मतलब हुआ जो नियोजित होता है, प्राधिकृत होता है, जैसे विभाग हुआ, निगम हुआ, मंत्रालय हुआ, सरकार हुआ। और अनौपचारिक का मतलब होता है जो व्यवहारिक होता है, कार्यात्मक होता है, व्यक्तिगत होता है, जैसे गुट हुआ, लॉबी हुआ, धड़ हुआ, वगैरह वगैरह। क्लियर है। तो जैसे मजदूर संघ अगर रजिस्टर्ड नहीं तो अनौपचारिक संघ हो गया, अनौपचारिक हो गया। अगर विधिवत ढंग से प्राधिकृत ढंग से बन गया तो औपचारिक भी हो सकता है। क्लियर है। और ये औपचारिक अनौपचारिक थोड़ा सापेक्षिक भी चलता है, उसके सापेक्ष में ये अनौपचारिक हो गया। फिर औपचारिक संगठन को मैंने दो वर्गों में, दो कार्य के आधार पर दो वर्गों में बांटा। वह औपचारिक संगठन जो प्राथमिक कार्य कर रहा है और वह औपचारिक संगठन जो संस्थागत कार्य कर रहा है। प्राथमिक कार्य का मतलब होता है जो मुख्य कार्य जिसके लिए संगठन स्थापित हुआ। तो वैसे संगठन निष्पादन कार्य कर रहा है तो वैसे संगठन को हम सूत्र संगठन कहते हैं, अंग्रेजी में लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। और संस्थागत कार्य का मतलब होता है जो प्राथमिक कार्य में सहायतार्थ होता है, वह द्वितीयक कार्य हुआ। वह प्राथमिक कार्य के अलावे जो कार्य होता है उसको हम संस्थागत कार्य कहेंगे। इसको हमने दो वर्गों में बांट दिए। इसमें एक कार्य होगा परामर्श देना, सलाह देना वगैरह, और दूसरा होगा सेवा देना। तो जो संगठन परामर्श दे रही है वह मंत्रणा संगठन कहलाता है, और जो संगठन सेवा दे रही है उसे सहायक संगठन, इसको ऑक्सिलरी एजेंसी कहते हैं। क्लियर है। अब आगे मैंने बताया सूत्र संगठन जो होता है जो निष्पादन कार्य को कर रहा है, जो प्राथमिक कार्य को कर रहा है, जो चेन ऑफ कमांड कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, वह चार प्रकार का हो सकता है। मैंने इसे 5 बोल दिया। एक विभाग होता है जो सबसे, विभाग और मंत्रालय बोलिए, जो सबसे पुराना हो गया और सबसे प्रचलित भी हो गया। लोक निगम 20वीं सदी की खोज है और यह ज्यादातर व्यापारिक वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यों के लिए स्थापित किया जाता है। उसी प्रकार सरकारी कंपनी भी वाणिज्यिक व्यापारिक कार्यों के लिए सब होता है। फिर IRC, इसका होता है स्वतंत्र नियामकीय आयोग। यह अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन भारत में भी इसके कुछ मिलते जुलते नियामकीय अभिकरण भारत में भी कुछ बने, जैसे सेबी ले लीजिए, एडा ले लीजिए, ट्राई ले लीजिए। ये सब नियामकीय अभिकरण है, लेकिन अमेरिका वाले स्वतंत्र नियामकीय आयोग नहीं हुए। वहाँ वो थोड़ा अलग रूप का होता है क्योंकि वहाँ शासन का स्वरूप अलग है, लेकिन वहाँ भी ये पाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है ट्रिपल पी नया आगंतुक है, नव आगंतुक। ये सूत्र संगठन में नया एंट्री लिया है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का पार्टनरशिप होता है और यह भी निष्पादन कार्य कर रहा होता है। क्लियर है। अब मंत्रणा जहाँ पर है संगठन, इसको हमने दो वर्गों में बांटा। एक को कहा बोर्ड, एक को कहा आयोग। दोनों एक ही है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों क्या होता है, बहुल प्रधान होता है। बहुल प्रधान का मतलब क्या होता है, दोनों का प्रधान एक व्यक्ति नहीं होता है बल्कि एक समूह होता है, तो उसको बहुल प्रधान कहते हैं। बोर्ड और आयोग में अंतर केवल यही है कि बोर्ड में सभी फैसले, चाहे वह समान हो या असमान हो, सामूहिक रूप से ले जाएंगे, और आयोग में क्या होता है, केवल महत्वपूर्ण फैसला सामूहिक रूप से लिया जाता है और गैर महत्वपूर्ण फैसला, साधारण फैसला व्यक्तिगत स्तर पर भी लिया जा सकता है। अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों बहुल प्रधान होगा, इसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक समूह होगा, वगैरह वगैरह। और तीसरा मैंने बोला है जो सहायक काम कर रहे हैं संगठन, उसको हम ब्यूरो कहते हैं। इसका मतलब होता है जिसका प्रधान एक व्यक्ति होता है, एकल प्रधान। जैसे IB को ले लीजिए, CBI को ले लीजिए, तो ये सब क्या कहलाता है, ब्यूरो कहलाता है। समझ रहे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो।
तो ये सब क्या ब्यूरो पर, जिसका प्रधान एक व्यक्ति, उसको हम ब्यूरो कहते हैं। तो विभाग, निगम, सरकारी कंपनी, स्वतंत्र नियामक आयोग और ट्रिपल पी, ये सब सूत्र अभिकरण हुए। बोर्ड और आयोग ज्यादातर मंत्रणा अभिकरण में आते हैं, और ब्यूरो जनरली सहायक कार्य से जुड़े होते हैं। मतलब ऐसा इन जनरल माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। जैसे इसमें संगठन के शीर्ष पर जो बैठा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो संगठन के शीर्ष पर होता है वो हो गया आपका, जैसे इधर जैसे जैसे आप उधर बढ़िएगा संगठन में क्या होगा? मुख्यालय की तरफ बढ़िएगा। और जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते कैसे किधर बढ़ते हैं? क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ बढ़ते। क्लियर है? क्षेत्रीय कार्यालय। जैसे से ऊपर बढ़े मुख्यालय की तरफ बढ़ते, और जैसे से नीचे तरफ बढ़ते वैसे क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ बढ़ते। तो इसके जो मुख्यालय में जो प्रधान होते हैं हम लोग क्या कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक। इस प्रकार पूरे प्रकरण में इतने टॉपिक आपको पाना है। तो पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? मुख्य कार्यपालक, एक टॉपिक, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है? सूत्र संगठन और मंत्रणा संगठन, इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। फिर तीसरा आपका लिए विभाग, निगम वगैरह से क्वेश्चन आता है अक्सर, विभाग, निगम, कंपनी वगैरह से। ये बोर्ड और आयोग से भी, बोर्ड ब्यूरो से भी मिलाकर के क्वेश्चन है। समझ? फिर मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय संबंध से क्वेश्चन आता है। तो ये सब जोन है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये टॉपिक है जिसको आपको ढंग से देख लेना चाहिए। पहला कौन हो गया? मुख्य कार्यपालक अधिकारी। दूसरा सूत्र और मंत्रणा। तीसरा विभाग, निगम, कंपनी, ये सब देख लीजिएगा। चौथा बोर्ड और आयोग हो गया। पांचवा मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय संबंध। अगर यूपीएससी का सिलेबस देखा जाए तो ट्रिपल पी भी पढ़ना होता है। ट्रिपल पी मतलब सार्वजनिक निजी सहभागिता। बीपीएससी के सिलेबस में ट्रिपल पी नहीं है, लेकिन हमने बताया कि ये भी सूत्र संगठन में नव आगंतुक है, और कब एंट्री लिया है? और ये एंट्री लिया है अभी 90 के दशक में, जब लोक प्रशासन, निजी प्रशासन दोनों मिलकर काम करना शुरू किए हैं, तब से ये ट्रिपल पी का आगमन हुआ। तो ये सूत्र संगठन मंत्र, आज हम लोग कम से कम 1 या 2 टॉपिक टेकअप करते हैं। ये समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? संगठन को मैंने 2 वर्गों में बांटा, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक को मैंने 2 वर्गों में बांटा, प्राथमिक कार्य कर रहा संगठन और संस्थागत कार्य कर रहा संगठन। प्राथमिक कार्य कर रहे संगठन को मैंने सूत्र संगठन कहा। संस्थागत कार्य कर रहे संगठन को 2 वर्गों में बांट दिया। वह जो परामर्श दे रहे हैं वो मंत्रणा कहलाते हैं, और जो सेवा दे रहे हैं वो सहायक कहलाते हैं। फिर बताया सूत्र संगठन के 4 रूप होते हैं, ये 5। पहला विभाग या मंत्रालय हो गया, दूसरा लोक निगम हो गया, तीसरा सरकारी कंपनी हो गया, चौथा स्वतंत्र नियामकीय आयोग हो गया, और पांचवा सार्वजनिक निजी सहभागिता हो गया। मंत्रणा अभिकरण के अंतर्गत बोर्ड और आयोग जैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। बोर्ड और आयोग के बारे में बताया कि दोनों बहुल प्रधान है, केवल अंतर यह होता है कि बोर्ड में सभी फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएंगे, और आयोग में केवल महत्वपूर्ण फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। ब्यूरो जो सहायक कार्य कर रहा होता है उसका प्रधान एक व्यक्ति होता है, जैसे आईबी, रॉ वगैरह वगैरह। इससे तो मैंने जो राउंड किया उसी से क्वेश्चन जनरली बनता है। तो पहला क्वेश्चन मुख्य कार्यपालक, दूसरा सूत्र और मंत्रणा, तीसरा विभाग और निगम वगैरह से, चौथा बोर्ड, आयोग, ब्यूरो वगैरह से, पांचवा मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय संबंध से। तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं मुख्य कार्यपालक। मुख्य कार्यपालक किसको कहते हैं? मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव। यूपीएससी के सिलेबस में इसको मुख्य राजनीतिक कार्यपालक कहते हैं। यूपीएससी सिलेबस में है भी नहीं, पहले था, शुरू में था, अब इस सिलेबस से हटा ही दिया। अब मुख्य राजनीतिक कार्यपालक या कार्यपालक का यूपीएससी में एक समय था कि बड़ी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, 4-5 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन शुरू में आया, लेकिन अब इस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि टॉपिक है, कर लेना चाहिए, और आप इस टॉपिक पर ऑलरेडी किए हो। जब प्रधानमंत्री कर रहे थे, मुख्यमंत्री कर रहे थे, डीएम कर रहे थे, तो मोटा मोटे तौर पर आपने मुख्य राजनीतिक कार्यपालक या फिर प्रमुख कार्यपालक पर डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पर मोटा मोटी समझ लीजिए कि मुख्य कार्यपालक, अगर मुख्य राजनीतिक कार्यपालक बोलेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं, पता है कि नहीं आपको? कौन कौन अंग होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का काम होता है विधि बनाना, कार्यपालिका का काम होता है विधि का क्रियान्वयन करना, और न्यायपालिका का काम होता है विधि का
व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना वगैरह वगैरह। तो कार्यपालिका का जो प्रधान होगा उसे मुख्य कार्यपालिका कहेंगे या कुछ कार्यपालक कहेंगे। अब ये चूंकि शासन का स्वरूप हर जगह अलग अलग होता है, जैसे अमेरिका में संसदीय लोकतांत्रिक आदेशात्मक लोकतंत्र है, भारत में संसदीय लोकतंत्र है, कहीं कहीं अभी भी राजशाही चल रहा है। इसलिए जो मुख्य राजनीतिक कार्यपालक होगा ना, वो एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग नाम से जाना जाएगा। जैसे नेपाल वगैरह में बहुत हाल के देशों में राजा हुआ कर नरेश होते थे, भूटान में तो अभी भी नरेश होते, भूटान नरेश। इसके बाद आप देखते हो कि दुबई वगैरह में या गल्फ में या जो मिडिल ईस्ट में जितने कंट्री उसके सुल्तान या शेख वगैरह उसके प्रधान होते हैं। हमारे फिर आप देखते हो कि जहाँ सेना ने शासन का कब्जा कर रखा, वहाँ सैनिक सेना अध्यक्ष प्रधान हो जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रधान कहलाता है, भारत में मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री ये सब कहे जाते हैं। हमारे स्विट्जरलैंड में चांसलर कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग देशों में मुख्य कार्यपालक अलग अलग नाम से जाना जाता है। मुख्य कार्यपालक को सुल्तान कहते हैं, मुख्य कार्यपालक को सम्राट कहते हैं, मुख्य कार्यपालक को राजा कहते हैं, बादशाह कहते हैं, हमारे वजीर कह सकते हो। फिर आप कह सकते हो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल कह सकते हो, मंत्रिपरिषद कह सकते हो, चांसलर कह सकते हो, तो शासन अध्यक्ष कह सकते हो वगैरह, कई नामों से जाना जाता है। यानी वह जो शासन का प्रधान हुआ, वह जो कार्यपालिका शाखा का प्रधान हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य कार्यपालक कहते हैं। तो कार्यपालिका का जो प्रधान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य कार्यपालक कहते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन, समझ आ गया आपका। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो मुख्य कार्यपालक दो है। इसका कारण क्या कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। तो संसदीय लोकतंत्र होने के नाते क्या हो गया कि राष्ट्रपति संवैधानिक मुख्य प्रधान हुआ, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, और मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री बोलो ये वास्तविक प्रधान होता है। तो कार्यपालिका के कई रूप है, तो कई रूप को बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे को बोलो मुख्य कार्यपालिका किसको कहेंगे, तो मुख्य कार्यपालिका कहेंगे कार्यपालिका शाखा के शीर्ष पर स्थित जो पद होगा या व्यक्ति होगा उसको हम मुख्य कार्यपालक कहेंगे। और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है या व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली में व्यक्तियों का समूह होगा और आदेशात्मक शासन प्रणाली में एक व्यक्ति होगा। तो मुख्य राजनीतिक कार्यपालक का यह मुख्य कार्यपालक कौन हुआ, कार्यपालिका शाखा के शीर्ष पर स्थित जो पद होता है उसको हम मुख्य कार्यपालक कहते हैं। उसमें सर्वोच्च सत्ता निहित होती है, उसमें सर्वोच्च कह सकते हो, मतलब वो अगर राजतंत्रात्मक शासन तो संप्रभु भी होता है, और जैसा कि संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है तो संप्रभु नहीं होगा, क्योंकि संप्रभुता कहीं अलग अलग देशों में अलग अलग है। जो भारत में, अमेरिका में संप्रभुता जनता में निहित है, जबकि इंग्लैंड में संप्रभुता संसद में निहित है। और राजशाही व्यवस्था में संप्रभुता राजा में या सम्राट में या बादशाह में निहित होता था, लेकिन अभी तो संप्रभुता शायद कार्यपालिका में ना के बर नहीं होगा, क्योंकि वह वर्चुअली लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में या जनता होगा या फिर विधायिका होगा। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य कार्यपालक कार्यपालिका शाखा के प्रधान को कहते हैं। और कार्यपालिका का मेन काम क्या है बताइए। कार्यपालिका का काम है, जैसे मैंने बताया सरकार के 3 अंग हुए, विधि निर्माण करना, विधि का क्रियान्वयन करना और विधि का व्याख्या करना। तो उस हिसाब से शासन चलाना कौन के चलाता है, शासन चलाने का काम इन तीनों में कौन करेगा, व्याख्या विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका कार्यपालिका करेगा। तो शासन का प्रशासन का नेतृत्व कौन प्रदान करता है, कार्यपालिका प्रदान करता है। और उसका जो प्रधान होता है वो क्या कहलाता है, मुख्य कार्यपालक कहलाता है या मुख्य राजनीतिक कार्यपालक कहलाता है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता निहित होता है, जिसमें सर्वोच्च अंतिम जवाबदेही भी निहित होता है, और वह नेतृत्व के द्वारा समस्त व्यवस्था को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो मुख्य राजनीतिक कार्यपालक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि उस पर पूरा का पूरा व्यवस्था क्या होता है, टीका होता है। वह सर्वोच्च नीति निर्माता हुआ, वह शीर्षक नियोजन करता हुआ, वह कह सकते हो सर्वोपरि निर्णय करता हुआ, वह कह सकते हो मुख्य समन्वय करता हुआ, वह पहल करता हुआ, वह जवाबदेह हो गया, वह निष्पादन करता होगा, वह दंड और पुरस्कार का आवंटन करता होगा, वह पूरे व्यवस्था के लिए आदर्श बना जाएगा,
और सबसे इंटरेस्टिंग कि वह अंतिम रूप से जवाबदेह माना जाएगा। बलि का बकरा भी वही होगा। तो मुख्य राजनीतिक कार्यपालक केवल नीति निर्माण का मतलब वह नीति निर्माता है। मुख्य कार्यपालक क्या क्या है बताइए? वो आप कह सकते हो वो नीति निर्माता हो गया, वह नीति निर्माता हो गया, नियोजनकर्ता होगा, नियोजनकर्ता समझते हो शीर्ष स्तर पर नियोजनकर्ता होगा, निर्णयकर्ता होगा, निर्णय लेने वाला हो गया। फिर क्या होगा बोले? समन्वयकर्ता हो गया, समन्वयकर्ता का मतलब तालमेल बैठाने वाला हो गया। पहल करता हो गया, पहल करने वाला हो गया। निष्पादक हो गया, और निष्पादक हो गया। दंड और पुरस्कार का आवंटक हो गया, दंड और पुरस्कार बांटेगा ये। फिर क्या होगा? अंतिम रूप से जवाबदेह होगा, मतलब ये बलि का बकरा कौन होगा? यही होगा। लोग इसको अपना आदर्श मानेंगे, लोग इसके व्यवहार का अनुकरण करेंगे। नेतृत्व इन्हीं सब के माध्यम से क्या करता है वो? प्रशासन का नेतृत्व प्रदान करता है मुख्य कार्यपालक। समझ में आया आपको? इन्हीं सब क्रियाकलापों से मुख्य कार्यपालक प्रशासन का नेतृत्व प्रदान करता है। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्वेश्चन से 41वां या 40वां बीपीएससी में आया था। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन जो है आपका 43, 42 में तो नहीं था। यस, कार्यपालिका का कुछ मुख्य कार्य प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करना है। द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू गिव लीडरशिप टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन आया था 48वां बीपीएससी में। तो आप लिखोगे इसे कि नीति निर्माण द्वारा, नियोजन प्रक्रिया द्वारा, निर्णय के द्वारा, समन्वय के द्वारा, पहल के द्वारा, निष्पादन के द्वारा, दंड और पुरस्कार के आवंटन के द्वारा, और अंतिम रूप से जवाबदेही लेकर वो क्या करता है? पूरे व्यवस्था को प्रभावित करता है, पूरे व्यवस्था को दिशा निर्देशित करता है, पूरे व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। एक महीने वो उसका नेतृत्व प्रदान करता है। वही आपको बतलाना है कि मुख्य कार्यपालक जो होता है वह प्रसाद से प्रधानमंत्री सर राज्य का नेतृत्व करता है, केंद्र का देश का नेतृत्व करता है कि नहीं? किसके द्वारा? नीति निर्माण, प्रशासन, नियोजन वगैरह के द्वारा, समन्वय के द्वारा। उसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन का नेतृत्व प्रदान करता है कि नहीं? तो यहाँ बतलाने का ये मतलब क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। अब आप देखोगे कि मुख्य कार्यपालक या कार्यपालिका एक प्रकार का नहीं होता है, ये कई प्रकार का होगा। तो जैसे क्या क्या प्रकार हो सकता है? एक प्रकार हम बोल सकते हैं जो राजतंत्रात्मक मुख्य कार्यपालक और लोकतांत्रिक मुख्य कार्यपालक। तो राजतंत्रात्मक मुख्य कार्यपालक का मतलब क्या हुआ? जो सत्ता का स्वरूप या शासन का स्वरूप यदि राजतंत्रात्मक है तो उसके कार्यपालक को हम क्या बोलेंगे? राजतंत्रात्मक मुख्य कार्यपालक। जैसे राजा होता था, सम्राट होता था, वगैरह वगैरह। और दूसरा हुआ क्या कहते हैं आपको? दूसरा हो गया आपका ये लोकतांत्रिक मुख्य कार्यपालक, यानी अगर शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक हुआ, जनता द्वारा निर्वाचित हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक मुख्य कार्यपालक कहेंगे। फिर एकल मुख्य कार्यपालक और बहुल का मुख्य कार्यपालक। यदि नेतृत्व या कार्यपालिका का प्रधान एक व्यक्ति तो एकल कहलाएगा, और व्यक्तियों का समूह है तो बहुल कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर बतलाया जाए कि फिर वो संसदीय है या फिर अध्यक्षात्मक है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक है और भारत में संसदीय है। और इसके अलावा और क्या होगा बतलाइए? उत्तरदायी और अनुत्तरदायी। यदि वह किसी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी है तो उसे उत्तरदायी मुख्य कार्यपालक कहेंगे, और किसी व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं है तो उसे अनुत्तरदायी कहेंगे। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के कांग्रेस के प्रति अनुत्तरदायी हो गया, और भारत का प्रधानमंत्री भारतीय संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया। तो मुख्य कार्यपालक का वर्गीकरण ये भी हुआ। इसके अलावा और भी आप देख सकते हो कि मुख्य कार्यपालक का मतलब कह सकते हैं निरंकुश, नाम मात्र का और वास्तविक। नाम मात्र का और वास्तविक का मतलब क्या हुआ? यदि कोई कार्यपालक केवल संवैधानिक रूप से सत्ता संपन्न है लेकिन वास्तविक कुछ नहीं कर पाता है तो वो संवैधानिक मुख्य कार्यपालक होगा। और दूसरा, यदि कोई मतलब वास्तव में सत्ता का प्रयोग करता है तो उसको वास्तविक मुख्य कार्यपालक कहते हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक मुख्य कार्यपालक होता है, राष्ट्रपति संवैधानिक मुख्य कार्यपालक होता है। इस तरह से भी ले सकते हो आप। क्लियर? तो ये सब मुख्य। इसके अलावा और भी मुख्य कार्यपालक के कई रूप हो सकते हैं। जैसे
मुख्य कार्यपालक का रूप यहाँ देख सकते हैं आप। स्विट्जरलैंड में वहाँ कॉलेजिएटिव व्यवस्था है, वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली और रक्षात्मक शासन प्रणाली दोनों का गुण मौजूद है, दोनों का गुण मौजूद होता है वहाँ। हमारे वहाँ कार्यपालिका 7 सदस्य हमारे एक समूह है और सातों सदस्य को 1 साल शासन करने का मौका मिलेगा और वह बाय रोटेशन सबको 1 साल का मौका मिलता है। हमारे वहाँ विधायिका कार्यपालिका विधायिका के कार्यों में हिस्सा लेगी, लेकिन विधायिका उसको हटा नहीं सकती। तो इस प्रकार आप देख रहे हो संसदीय लोकतांत्रिक और रक्षात्मक लोकतंत्रात्मक दोनों का गुण स्विट्जरलैंड के कॉलेजिएट प्रणाली में देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी रूप दे सकते हो, जैसे भूटान में नरेश को ले लो, या चाइना का शासन में, चाइना धनराज कहलाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहाँ पर क्या है शासन का स्वरूप संसदीय देखने पॉइंट, लेकिन चूंकि वहाँ पर एकल केंद्रीकृत कम्युनिस्ट पार्टी की शासन व्यवस्था है, इसलिए क्या देखते हो कि हर स्तर पर जो शासन है, हर स्तर पर शासन जो है संबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उत्तरदायी है। मतलब जिला स्तर का शासन जिला स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उत्तरदायी, प्रांत स्तर का लोक प्रशासन प्रांत स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उत्तरदायी। इस प्रकार शीर्ष पे कौन होता है, पॉलिट ब्यूरो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो सर्वे सर्वा है, और वही मुख्य कार्यपालक के रूप में काम करता है, उसका अध्यक्ष जो होता है मुख्य कार्यपालक के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार आप देखते हो कि मुख्य कार्यपालक कई प्रकार का हमारे, जैसे संसदीय हो गया, अध्यक्षात्मक हो गया, एकल हो गया, बहुल हो गया, संवैधानिक हो गया, वास्तविक हो गया हमारे। उसके बाद आप कर सकते हो राजतंत्रात्मक हो गया, लोकतांत्रिक हुआ, वगैरह वगैरह। जैसे आप देखते हो मेन तो इस समय वही है जो संसदीय हो गया, रक्षात्मक है, उसी से मैक्सिमम लोग निकले हैं। संसदीय शासन प्रणाली किसको कहते हैं, वह ऐसे शासन प्रणाली को कहते हैं जैसे विधायिका के प्रति कार्यपालिका जवाबदेह होता है। जब कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह हो तो मिनिस्टर मंत्रीय जवाबदेहिता का सिद्धांत लागू होता है, यानी मंत्री क्या होता है, विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। तो इस शासन प्रणाली को हम क्या कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, इंग्लैंड में, भारत में, पाकिस्तान में, फ्रांस में, जर्मनी में पाया जाता है। इसमें होता क्या है भाई दिवे, इसमें होता है ये कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चुनाव होता है, चुनाव विधायिका के लिए होता है, और विधायिका में जिस दल को या दल के समूह को बहुमत मिलता है वह कार्यपालिका का निर्माण कर लेता है, और वह कार्यपालिका तब तक सत्ता में बना रहता है जब तक कि विधायिका में उसका बहुमत बना रहता है। बहुमत होने के स्थिति में उसे पहले भी पद से पदस्थ हो सकता है, हटाया जा सकता है। क्लियर समझ आया आपको? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? और अध्यक्षात्मक इसमें क्या होगा, संसदीय शासन प्रणाली में और क्या, इसमें कार्यपालक के 2 प्रधान होंगे, विधायी सदस्यता आवश्यक होगा। इसमें क्या होगा कि कार्यपालक का समय रहना, मतलब कह सकते हैं मुख्य कार्यपालक का अन्य सदस्यों के साथ देखोगे कि समानता के बीच प्रधानता आधारित संबंध होता है। इसके अलावा क्या होगा, इसे विधायिका क्रियाकलाप का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखेगी और उसे कह सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा बाहर कर सकती है, और कार्यपालिका भी विधायी कार्यों में हिस्सा लेती है और वह उसे विधायिका को भंग करने का अनुशंसा कर सकती है। तो इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका या कार्यपालिका और विधायिका परस्पर क्या रहते जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। वही अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता का पृथक्करण होता है, विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होते हैं, समझ, विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होते हैं। और इसमें और क्या होता है कि दोनों का चुनाव अलग होता है, दोनों अलग अलग जनादेश प्राप्त करते हैं और दोनों जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसलिए वहाँ पर विधायिका के प्रति कार्यपालिका का कोई खास जवाबदेही नहीं होता है, और वहाँ देखोगे कि कार्यपालिका का कार्यकाल फिक्स होता है। वहाँ पर एक ही कार्यपालक होता है जो संवैधानिक भी प्रधान है और वास्तविक रूप से प्रधान है, राजनीतिक प्रधान भी है और संवैधानिक प्रधान भी है। और वहाँ पर और चीज देखोगे कि वहाँ जो उसके और सहयोगी लोग होंगे उनके बीच उनका राष्ट्रपति का वरिष्ठ अधीन संबंध होगा जब तक चाय का में रखेगा, जब चाहे हटा देगा। इसके अलावा आप देखोगे कि शासन प्रणाली में जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है
उसे विधायी सदस्यता आवश्यक नहीं होता है। और इसमें एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधायिका का कार्यपालिका पर और कार्यपालिका का विधायिका पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, केवल चेक एंड बैलेंस बना रहता है। याद रहेगा। इस प्रकार देखते हो कि कार्यपालिका कई प्रकार का होता है, समझ रहे हैं। तो कार्यपालिका का भूमिका और कार्य क्या होगा, तो हम कार्यपालिका के भूमिका को या मुख्य कार्यपालक के भूमिका को दो वर्गों में बांटकर व्याख्या कर सकते हैं, राजनीतिक भूमिका और कार्य और प्रशासनिक भूमिका और कार्य। राजनीतिक भूमिका में वह पद पर बने रहने संबंधी कार्य करता है और प्रशासनिक भूमिका और कार्य में वह क्या करता है, प्रशासन के प्रधान के रूप में भूमिका निभाता है और कार्य करता है। हमारे तो इस प्रकार तो जैसे होगा राजनीतिक भूमिका में क्या होगा, राजनीतिक भूमिका के तहत वह कार्य करेगा तो उसके तहत पहला कार्य होगा और विधायिका में अपना बहुमत सुनिश्चित करेगा और विधायिका द्वारा जो प्रस्ताव है सरकार का उसे प्राप्ति कराने का या उसे कार्यकुशल ढंग से अधिनियमित कराना सुनिश्चित करेगा, समझ रहे। और क्या करेगा बतलाइए, वह विधायी कार्यों में हिस्सा लेगा, विधायिका में सरकार के नीतियों की घोषणा करेगा, समझ रहे। और विधायिका को भंग करने का अनुशंसा भी कर सकता है, क्लियर है। और राजनीतिक भूमिका के तहत प्रशासनिक भूमिका के तहत वो क्या करता है, वह शासन का भागदौड़ संभालता है, नीति निर्माण करता है, मतलब टोटल पोस्ट कर काम करता है। पोस्ट कर समझते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बस्टिंग, जितने क्रियाकलाप है सब संपन्न करता है कौन, मुख्य कार्यपालक संपन्न करता है, क्लियर है। तो योजना बनाता है, क्षमतावान लोगों को नियुक्त करता है, तालमेल बैठाता है, महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेता है, समन्वय स्थापित करता है, पहल करता है, जितना है नियंत्रण करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको समझ आया मुख्य कार्यपालक के राजनीतिक भूमिका और कार्य और प्रशासनिक भूमिका और कार्य, ठीक है। अगर कंक्लूड करना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, मुख्य राजनीतिक कार्यपालक जो है या मुख्य कार्यपालक प्रशासन में सदैव महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर पूरी व्यवस्था का धर्मदार होता है। मुख्य कार्यपालक कैसा है, मुख्य कार्यपालक का गुणवत्ता कितना प्रभावी उस पर तय करता है लोक प्रशासन की प्रभावकारिता। तो उस हिसाब से आप देखते हो कि मुख्य कार्यपालक का महत्व पहले ही महत्वपूर्ण था और आज के तारीख में जैसे जैसे शासन का स्वरूप जटिल होता जा रहा है, चुनौती बढ़ता जा रहा है, जवाबदेही बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मुख्य कार्यपालिका का जो पद हो गया वह और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते जा रहा है और अधिक समझ रहे हैं, कह सकते हैं जटिल होते जा रहा है और अधिक संभावनापूर्ण होते जा रहा है, क्लियर। तभी मैंने आपको एक टॉपिक डिस्कस किया, मुख्य कार्यपालक हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आया है कई दफा बीपीएससी में, मैं चाहूंगा कि आप इसको लिख कर लाओ। जैसे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन लिख के लाना। क्वेश्चन आया था मुख्य कार्यपालक के कार्य और भूमिका का विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन आया था। या फिर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कार्यपालिका का 48वां क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, कार्यपालिका का मुख्य कार्य प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करना है। उसी प्रकार 42वां भी क्वेश्चन है, 42वां में क्या क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आना रुक गया, उसके वहीं तक चला गया, एक वर्ष और आया उसके बाद रुक गया। जैसे कह सकते हैं ना, मुख्य कार्यपालक के कहा गया, मुख्य कार्यपालक के कार्य और उसके भूमिका का विवेचना कीजिए, 42वां में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और फिर 44वां में है, यस 44वां में आया था मुख्य कार्यपालिका के कार्यों की व्याख्या करे, उसके कार्यों का प्रकारों की व्याख्या करे, उसके कार्यों का विवेचना भी करे। तो प्रकार बतलाना है कि एकल बहुल ये सब जो मैंने बतलाया उसके बारे में बतलाना है और फिर कार्य बतलाना कि वो कार्य वर्चुअली करता क्या है, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिक पॉइंट, क्लियर। सो मुख्य कार्यपालिका वाला क्वेश्चन में समझता हूँ आप लिख के भेज सकते हो, इसमें कोई है नहीं, बहुत हल्का टॉपिक है। बतला देना मुख्य कार्यपालक कितने प्रकार का होता है, मुख्य कार्यपालक की भूमिका क्या है, मुख्य कार्यपालक के कार्य क्या है, मुख्य कार्यपालक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मुख्य कार्यपालक यदि कमजोर पड़ गया तो संगठन भी कमजोर पड़ जाएगा। मुख्य कार्यपालक को सशक्त होना, प्रभावकारी होना आवश्यक है। इतिहास में उलट के देख लो, अभी भी देख सकते हो, जिन देशों का प्रधान, जिन देशों का मुख्य कार्यपालक सशक्त है, आग्रही है, प्रभावशाली है, उसका शासन का प्रभाव ज्यादा है।
व्यापक है, और जिसका मुख्य कार्यपालिका डल है, डिलाट कमजोर टाइप का है, तो उसका भी प्रभावकारिता कम है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट यू रिक्वायर टू कीप। समझ आया आपको कि नहीं? अभी मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, और टॉपिक है सूत्रमंत्रणा का विवाद। सूत्रमंत्रणा जो है ना, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में जनरली नोट पर क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन है यार। अभी यूपीएससी का सिलेबस ये आउट कर दीजिए, यूपीएससी में इसको पढ़ाया नहीं आता है। हाँ, बीपीएससी में अभी है, लेकिन बीपीएससी में क्वेश्चन अभी फुल क्वेश्चन तो नहीं आया, ज्यादातर नोट वोट में आते रहता है अक्सर। तो जैसा कि आप जानते हो, मुख्य जैसे होता है ना कि सूत्रमंत्रणा का जो अवधारणा है वो मूल रूप से कहाँ से लिया गया? सैन्य प्रशासन से लिया गया। सेना में आप देखते हुए मुख्य रूप से दो प्रकार के काम होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ना, और दूसरा युद्ध कर रहे सैनिकों को सहायता करना। ये होता है कि नहीं? प्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ना, और दूसरा युद्ध कर रहे सैनिकों को सहायता करना। तो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ना सेना का प्राथमिक कार्य है, और जो उस कार्य को कर रहे हैं वो सूत्र संगठन कहलाते हैं। अच्छा, युद्ध कर रहे सैनिकों को सहायता करना वो संस्थागत कार्य हुआ। द्वितीय कार्य हुआ, इसमें भी दो तरह का कार्य होता है, एक होता है सेवा देना, एक होता है परामर्श देना। जो परामर्श दे रहे हैं वह कहलाएंगे मंत्रणा अभिकरण, और जो सेवा दे रहे हैं वह क्या कहलाएंगे? सहायक अभिकरण कहलाएंगे। क्लियर? सो दिस इज बेसिक पॉइंट कि सूत्र मंत्रणा और सहायक। तो मेन जो होता है सरकार का जो क्रियाकलाप होता है ना, बड़ी विशाल प्रशासनिक संगठनों के क्रियाकलापों या माध्यम से क्या होता है? संपन्न होता है। उसमें प्राय 3 प्रकार के संगठन होते हैं, सूत्र संगठन होते हैं, मंत्रणा संगठन होते हैं, और सहायक संगठन होते हैं। क्लियर है? और इनका जो क्या काम करे उस पर निर्भर करता है कि ये सूत्र है, मंत्रणा है या सहायक है। क्लियर है कि नहीं? जो मुख्य कार्यपालक के प्रत्यक्ष अधीन काम कर रहा हो और संगठनात्मक उद्देश्यों के परिपूर्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे सूत्र अभिकरण कहते हैं। क्लियर है? जो क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। और जो उस कार्य में विभिन्न प्रकार से सहायता करता है, समझ रहे? जो उस कार्य में विभिन्न प्रकार से सहायता कर रहा है वो लोग कहते क्या कहलाता है? मंत्रणा कहलाता है, मतलब जो परामर्श दे रहा है वगैरह। और जो सेवा प्रदान कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक अभिकरण कहते हैं। तो सरकार का क्रियाकलाप तीनों संगठनों के माध्यम से होता है। पहला निष्पादन कार्य कर रहा होता है, दूसरा निष्पादन कार्य में परामर्श दे रहा होता है, और तीसरा सेवा दे रहा होता है। जो प्राथमिक कार्य कर रहा होता है तो सूत्र संगठन कहलाएगा। जो सहायता दे रहा है, मतलब सलाह मशवरा, वो मंत्रणा कहलाएगा। और जो वस्तु इत्यादि के माध्यम से सेवा कर रहा है वो क्या कहलाएगा? सहायक अभिकरण कहलाएगा। तो इस प्रकार जैसे आप देखते होंगे कि सरकार का ढांचा देखो बहुत बड़ा विशाल होता है। तो सरकार का जो ढांचा बड़ा विशाल होता है उसमें क्या होता है? देखो, वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध का एक ढांचा होगा और विशेषज्ञता का सिद्धांत होगा। इन्हीं दोनों के आधार पर पूरा का पूरा संगठन का पिरामिडीय आकृति टिका होता है। जैसे देखते होंगे कि मेरुदंड जैसे ऊपर से नीचे तक आया, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सूत्र संगठन कहलाता है। क्लियर है? और उसके बाद कुछ लोग परामर्श से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग संस्थागत कार्य कर रहे हैं। जो प्राथमिक कार्य कर रहे हैं या जो परामर्श वाला काम कर रहे हैं वो मंत्रणा कहला रहे हैं, और जो संस्थागत मतलब सेवा वाला प्रदान कर रहे हैं वो सहायक कहलाते हैं। तो समझ में आया? सूत्र, मंत्रणा और सहायक किसको कहते हैं? प्राथमिक कार्य कर रहा संगठन सूत्र, द्वितीय कार्य जैसे परामर्श कर रहा संगठन मंत्रणा अभिकरण, द्वितीय कार्य जैसा कि सेवा दे रहा संगठन यह कहलाता है मंत्रणा अभिकरण कहलाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सूत्र और मंत्रणा के बारे में बहुत सारे विचारक अलग अलग राय दिए। अभी हम लोग उसी पर वर्कआउट करते हैं। जैसे पीफनर और प्रेस्टस क्या बोलता है? सूत्र और मंत्रणा के बीच जो अंतर ठीक उसी प्रकार है जैसे प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम के बीच में होता है। प्रत्यक्ष श्रम लेबर फ्री, समझ रहे हैं? क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। और तो क्या होता है? इनडायरेक्ट लेबर। तो श्रम का स्वरूप यदि सूत्र मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष श्रम में आता है, और मंत्रणा क्या होता है? अप्रत्यक्ष श्रम में आता है। उसी प्रकार ओलिवर सेल्डन भी कहते हैं
कि सूत्र का संबंध क्या होता है, क्रियान्वयन के से होता है, और मंत्रणा का संबंध चिंतन मनन से होता है। तो कह सकते हैं चिंतन मनन का जो संयोजित संगठन वो मंत्रणाभिकरण हुआ, और क्रियान्वयन का जो संगठन है वो क्या हुआ, सूत्र संगठन हुआ। इधर उसी प्रकार डेमोक और कोइंग भी इस पर वर्कआउट किया। उन्होंने कहा सूत्र और मंत्रणा के बीच सही संबंध जो है वह क्या है, बतलाया सूत्र और मंत्रणा के बीच सही संबंध प्रबंध के सर्वाधिक जटिल मुद्दों में एक है। प्रबंध में बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें एक मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सूत्र और मंत्रणा के बीच विवाद। क्लियर है। उसी प्रकार देखोगे मतलब अल्बर्ट लेपावस्की भी कुछ बोला है। अल्बर्ट लेपावस्की क्या बोलता है कि सूत्र और मंत्रणा जो होते हैं मुख्य कार्यपालक के अधीन समझ रहना, वो वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि मुख्य कार्यपालक के अधीन वह मतलब सत्ता और उत्तरदायित्व के समानता के आधार पर टिके होते हैं। वह मंत्रणा जो सूत्र को आदेश नहीं दे सकता समझ रहे, वह निष्प्रभावी है, और वह सूत्र जो मंत्रणा की जटिलता को नहीं समझ सकता वह विफल। ये किसका कहना है, ये लेपावस्की का कहना है। क्लियर। और अंत में देखो कून और ऑर्डिनल का क्या कहना है, सूत्र और मंत्रणा के बीच जो अंतर हुआ, या सूत्र और मंत्रणा जो हुआ वह सत्ता के स्वरूप पर निर्भर करता है। मतलब प्रत्यक्ष सत्ता अगर आपके पास प्रत्यक्ष रूप से तो सूत्र हो गया, और अब सत्ता नहीं है या प्रदत्त सत्ता का प्रयोग करे तो अब मंत्रणा होंगे। हमारे सूत्र और मंत्रणा के बीच जो सूत्र और मंत्रणा को हम सत्ता संबंध के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सूत्र और मंत्रणा समझ में आया आपको। सूत्र हुआ प्रत्ययश्रम, मंत्रणा हुआ प्रत्ययश्रम। सूत्र हुआ कह सकते हो क्रियान्वयन का संगठन, मंत्रणा हुआ चिंतन मनन का संगठन। ठीक है। देयर इज नो कंफ्यूजन। तो ये समझ में आया कि सूत्र संगठन एक संयोजित संगठन है, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है। वह संगठन का प्राथमिक रूप कौन है, सूत्र संगठन, क्योंकि संगठन किसी कार्य उद्देश्य के लिए स्थापित होता है। तो जो कार्य मुख्य है अगर वो संपन्न हो सूत्र संगठन कहलाएगा। तो सूत्र संगठन सबसे इम्पोर्टेंट संगठन है। समझ रहे हैं। इसको अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। तो लाइन का मतलब क्या होता है, जो ऊपर से नीचे तक श्रृंखलाबद्ध हो, आदेश श्रृंखला में बंधा हुआ, उसी को हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। जैसे क्या 5 बोलो ज्यादा अच्छा होगा। एक हो गया विभाग या मंत्रालय, दूसरा लोक निगम, तीसरा सरकारी कंपनी, चौथा स्वतंत्र नियामकीय आयोग, और 5वां क्या हो गया, सार्वजनिक निजी सहभागिता। तो 5 तरह का संगठन हो गया सूत्र संगठन। 3 संगठन जो है ये पुराना है, ये कोई भी लोक प्रशासन में चले जाओगे मिल जाएगा। सूत्र मिल जाएगा, विभाग मिल जाएगा, निगम मिल जाएगा, सरकारी कंपनी मिल जाएगा। स्वतंत्र नियामकीय आयोग केवल अमेरिका में पाए थे। हालांकि विकासशील देशों में भी इसे अपनाने का चलन बढ़ा है, लेकिन ये है मुख्य रूप से अमेरिका का उदाहरण। और ये क्या होता है, सार्वजनिक निजी सहभागिता, लोक प्रशासन निजी प्रशासन के बीच तालमेल को देखकर बनाया गया, बढ़ते संबंध को देखकर बनाया गया हाल के दिनों में। तो सूत्र मंत्रणा सहायक समझ में आ गया आपको। क्लियर है। तो ये अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आपको बतला रहा था कि सूत्र और मंत्रणा में वर्चुअली जो है समझ रहे हैं, इस सूत्र का काम क्या होता है। सूत्र जो होता है वर्चुअली निष्पादक अभिकरण है, और वह मेन काम करता है, प्राथमिक कार्य संपन्न करता है, जिसके लिए संगठन क्या हुआ, स्थापित हुआ। उसे निर्णय लेने का अधिकार होता है, आदेश देने का अधिकार होता है, निर्देश देने का अधिकार होता है। वह जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है, जनता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देता है, विवादों का निपटारा करता है, वगैरह वगैरह। समझ में आ गया। सूत्र संगठन समझ में आया। सूत्र संगठन लोक संगठन का सबसे पुराना रूप है, या प्राथमिक कार्य को करता है, सबसे प्रचलित रूप है। इसका अंग्रेजी लाइन होता है। लाइन का अर्थ होता है आदेश श्रृंखलाबद्ध होना, यानी कि ऐसा संगठन जिसमें सब आदेश श्रृंखला में बंधे हुए हो, समझ रहे हैं, और जिसमें वर्चुअली क्या हो रहा है, मतलब कह सकते हो प्राथमिक कार्य किया जा रहा हो, जो उसके लिए संगठन स्थापित किया गया है। तो से निर्णय लेने का अधिकार हो, उसको अमली जामा पहनाने का अधिकार हो, और वह जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है और उन्हें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है।
ठीक है। तो सूत्र काम क्या करता है? तो सूत्र का काम होता है निर्णय लेना, सूत्र का काम होता है जवाबदेही लेना, सूत्र का काम होता है प्रशासनिक क्रियाकलाप का व्याख्या करना और बचाव करना। और चौथा नेक्स्ट काम क्या होता है? मतलब निष्पादन बनाए रखना। और नेक्स्ट होता है मतलब दक्षता और मितव्ययिता प्राप्त करना। ठीक है, ये सूत्र के काम है। पहला काम कौन हुआ? निर्णय लेना। दूसरा काम क्या हुआ? जवाबदेही लेना। तीसरा काम क्या हुआ? नीति का व्याख्या करना और फिर उसका बचाव करना। फिर नेक्स्ट काम क्या हुआ? हमारे उत्पादन बनाए रखना। हमें दक्षता और मितव्ययिता, फिर वह दक्षता और मितव्ययिता बनाए रखना। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। तो सूत्र संगठन का उदाहरण बतलाओ। तो पुलिस संगठन, शिक्षा विभाग, हमारे कल्याण विभाग, जितने भी जनता जुड़े हुए सूत्र, जिला प्रशासन सूत्र संगठन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मंत्रणा संगठन किसको कहते हैं। तो मंत्रणा का अंग्रेजी होता है स्टाफ। स्टाफ शब्द जो होता है स्टिक शब्द से बना। स्टिक का मतलब छड़ी होता है। तो छड़ी बहुत सारे काम में इस्तेमाल होता है कि नहीं? छड़ी का देखते हो गया स्कूल में मास्टर साहब छेड़छाड़ी से पिटाई लगा देते थे। बूढ़ा आदमी में शरीर जब लाचार होता है छड़ी के माध्यम से ही चलता है। मतलब कोई दुर्घटना होता छड़ी, बड़ा छड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे अर्थों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो मैं आपको बतला रहा था कि मंत्रणा का जो अंग्रेजी स्टाफ हुआ जो स्टिक सबसे बना, इसका मतलब ये प्राथमिक कार्य नहीं करता बल्कि प्राथमिक कार्य में सहायतार्थ और प्राथमिक कार्य में ये सहायता करता है। और योजना आयोग ले लो, नीति आयोग ले लो, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद ले लो, फिर आप ले लो प्रधानमंत्री कार्यालय ले लो, फिर आप ले लो मंत्रिमंडलीय सचिवालय ले लो। ये सब किसके उदाहरण है? मंत्रणा संगठन के उदाहरण है। क्लियर है? इसके कई विशेषता है। तो क्या है विशेषता? ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष श्रम के समान होता है, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 क्या होता है? इससे निर्णय लेने का मतलब क्या होता है? ये आपका जो वर्कआउट कर रहा था, मैं आपको मंत्रणा के कार्य बतला रहा था। मंत्रणा का कार्य क्या होता है कि यह संस्थागत कार्यों को संपन्न करता है। दूसरा, यह आदेश श्रृंखला से बाहर रहता है। इसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यह सत्ता का प्रयोग भी नहीं करता। यह सत्ता का प्रभाव या प्रभाव का प्रयोग करता है। इसे कह सकते हो यह परामर्शी काम करता है। इसका काम क्या होता है? मुख्य कार्यपालक को परामर्श देना होता है। हमारे यह जो होता है मुख्य कार्यपालक के निकट रहता है, जनता के निकट नहीं रहता है। इसलिए और क्या रहता है? ये अनामत्व रहता है, गुमनाम रहता है। जैसे देखते हो सरकार चलाती है, मतलब मुख्यमंत्री के नाम पे सरकार चलता है और उनको इस कार्य में अनगिनत संख्या में IAS और प्रशासनिक अधिकारी सहयोग देते हैं। कभी नाम आता है? नहीं। नाम किसका आएगा? मुख्यमंत्री का। तो उसी प्रकार देखो मंत्रणा हमेशा बिहाइंड कर्टेन काम करता है। तो मंत्रणा के बारे में समझ में आया। मंत्रणा के बारे में बताया कि मंत्रणा द्वितीय कार्य को संपन्न करता है जो प्राथमिक कार्य के सहायतार्थ होता है। मंत्रणा जो होता है परामर्शी प्रकृति का होता है। मंत्रणा जो होता है वह क्या होता है? सहयोगी कार्य करता है। मंत्रणा जो होता है निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, वह केवल परामर्श देता है। खबर वह जनता के करीब नहीं रहता बल्कि वह किसके करीब रहता है? मुख्य कार्यपालक के करीब रहता है। यही कारण है कि मुने जो है वह क्या बोलते हैं कि मंत्रणा जो होता है मुख्य कार्यपालक के व्यक्तित्व का विस्तार होता है, अर्थात योजना बनाने और उसे लागू करने में अधिक आंख और अधिक कान के भांति होता है। क्लियर? सो दिस इज बेसिक पॉइंट कि मंत्रणा मुख्य कार्यपालक के व्यक्तित्व का विस्तार हुआ और अधिक कार्य करने के लिए क्या है? मतलब योजना बनाने और लागू करने के लिए अधिक आंख, अधिक हाथ, अधिक कान के समान होता है। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो यहाँ पर जरा देखेंगे कि मंत्रणा काम क्या करता है। तो मंत्रणा का काम को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं: सूचनात्मक कार्य, परामर्शी कार्य और पर्यवेक्षण कार्य। तो परामर्शी कार्य क्या हो गया बताया जाए। सबसे पहले सूचनात्मक कार्य क्या हुआ कि मंत्री के पास या राजनीतिक कार्यपालक के पास जितनी सूचना वह समय पर अवेलेबल करा देना। दूसरा परामर्शी कार्य का मतलब मुख्य कार्यपालक को या कार्यपालक को नीति निर्माण करने में सहयोग देना। और तीसरा कार्य क्या हुआ? तीसरा हुआ परामर्शी कार्य। वह क्या होता है? मतलब ये पर्यवेक्षण कार्य, वह होता है पर्यवेक्षण कार्य होता है
कि जो नीति निर्णय ले लिया मुख्य कार्यपालक यह सुनिश्चित करेगा क्षेत्रीय कार्य उसका क्रियान्वयन करे। क्लियर है? इस प्रकार मंत्रणा अभिकरण मुख्य रूप से क्या क्या काम करता है? तथ्यान्वेषण का काम करता है, समन्वय काम करता है, परामर्श देने का काम करता है, समझ रहे हैं, तथ्यों को खोजने का काम करता है, समझ रहे हैं, उसके बाद सूत्र को सहायता करता है वगैरह वगैरह। इन जनरल अगर आपसे पूछा है कि मंत्रणा के मुख्य कार्य क्या है तो क्या बोलोगे? ये सुनिश्चित करना या मुख्य कार्यपालक मंत्रणा के मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना कि मुख्य कार्यपालक के पास सभी फाइल सभी दस्तावेज समय पर पहुंच जाए। दूसरा, उनको क्या करना? किसी भी कार्यक्रम किसी भी समस्या के बारे में अनुमान लगाने में और योजना बनाने में सहयोग देना। तीसरा क्या करना? निर्णय लेने के लिए जितने आवश्यक कागजात होते हैं वो सब उपलब्ध कराना और उन्हें जल्दीबाजी में निर्णय लेने से रोकना। फिर क्या होता है बताइए? मतलब कि वो जो होता है मुख्य कार्यपालक के कार्यभार को कम करना। नेक्स्ट क्या होता है बताइए? मुख्य कार्यपालक को समझ रहे ना, मतलब केवल महत्वपूर्ण विषय पर कंसंट्रेट करे ऐसा सक्षम बनाना, समझ रहे हैं। और कि मुख्य कार्यपालक जो नीति ले लिया निर्णय ले लिया वह क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। तो यह मुख्य कार्यपालक के काम, एक चीज का काम है, मंत्रणा का काम है। मंत्रणा परामर्शी कार्य करता है, सूचनात्मक कार्य करता है और जो मंत्रिमंडल या जो मुख्य कार्यपालक निर्णय लिया उसका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करता है। तो उसको कह सकते हो पर्यवेक्षणकारी भूमिका निभाता है। समझ आ गया आपको? तो सूत्र और मंत्रणा में फर्क क्या हुआ? सूत्र प्रत्यक्ष श्रम हो गया, मंत्रणा अप्रत्यक्ष श्रम हो गया। सूत्र क्रियान्वयन का अभिकरण है, मंत्रणा चिंतन मनन का अभिकरण है। सूत्र आदेश श्रृंखलाबद्ध होता है, मंत्रणा आदेश श्रृंखला से परे होता है। मुख्य सूत्र जो होता है वह जनता के करीब रहता है, मंत्रणा मुख्यालय के करीब, इसके मुख्य कार्यपालक के करीब रहता है। और क्या होता है बोले? सूत्र निष्पादन कार्य करता है, यह परामर्श संबंधी कार्य करता है। और उसका और क्या कहोगे? सूत्र जो होता है वो वर्चुअली क्या होता है? मतलब सत्ता संपन्न होता से आदेश देने का, हमारे सत्ता प्रयोग करने का। मंत्रणा को सत्ता संपन्न करने का अधिकार नहीं होता है, हमारे वह प्रभाव का प्रयोग करता है। समझते? ये सब दोनों में कुछ डिफरेंस है। हालांकि ये डिफरेंस आज के तारीख में कोई महत्वपूर्ण नहीं रह गया, क्योंकि आज नैतिक संगठन का जो समय और संगठन का हम ऐसा निर्माण ही करते हैं जो सूत्र और मंत्रणा दोनों मिले हुए रहते हैं। मतलब इस तरह क्या होता है, टीम के रूप में काम करते हैं, इसलिए आज सूत्र मंत्रणा। लेकिन इसके बावजूद सूत्र और मंत्रणा के बीच में हमेशा डिफरेंस रहता है। सूत्र और मंत्रणा के बीच हमेशा लड़ाई भी होते रहता है जनरली, समझ रहे हैं। तो हम लोग अब इस पर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं सूत्र और मंत्रणा के बीच जो अंतर अभी मैंने आपको बताया, ये प्रत्यक्ष या चिंतन मनन क्रियान्वयन का संगठन या चिंतन मनन का संगठन है, ये निष्पादन कार्य से जुड़ा हुआ या परामर्श का कार्य से जुड़ा हुआ या जनता के संपर्क में है या मुख्य कार्यपालक के संपर्क में है या एक्शन में रहता है या विजन में रहता है या वर्चुअली पब्लिक के कांटेक्ट में रहता है या क्रियान्वयन के मोड में रहता है या वर्चुअली चिंतन मनन के कोड में रहता है। समझ, ये दोनों में अंतर हुआ। लेकिन जनरली देखो कि सूत्र और मंत्रणा जो होता है ना, सापेक्षिक अवधारणा है। सापेक्षिक मतलब किसी संदर्भ विशेष से बोला जाता है, समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे आप किसी मेरे को ले लीजिए, मैं अपने जब घर पर रहता हूँ अपने परिवार अपने वाइफ बच्चों के साथ, तो सूत्र संगठन का काम करता हूँ। और जब मैं बहन के यहाँ जाता हूँ तो मंत्रणा का भूमिका में मामा बन जाता हूँ भागनों के सामने। तो एक ही आदमी घर में पीता है और बहन के यहाँ भागना है, इसका मतलब क्या? सूत्र और मंत्रणा सापेक्षिक अवधारणा है। मैं बहन के संदर्भ में मंत्रणा विकरण हूँ और मैं घर के संदर्भ में सूत्र विकरण। समझ आ गया आपको? ये अंतर समझ आया? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम लोग देखते हैं जनरली कि सूत्र और मंत्रणा के बीच जो अंतर निरपेक्ष अंतर नहीं है, सापेक्ष अंतर है। सापेक्ष का अंतर मतलब क्या हुआ? कंटेक्स्ट के संदर्भ में। ये मंत्रणा अभिकरण तो किसके संदर्भ में मंत्रणा अभिकरण? सूत्र संगठन से किस संदर्भ में सूत्र संगठन? जैसे यूपीएससी को ले लो, यूपीएससी का मेन काम क्या है? एग्जाम लेना, तो वो सहायक हो गया। फिर क्या होता है? कार्मिक मामलों में परामर्श देना, वो मंत्रणा हो गया। और आंतरिक ढांचा में वो अपने अंदर काम करता है,
अपने हिसाब से सूत्र हो गया। तो तीनों चीज आप देख ले रहे, क्लियर। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो मंत्रना और सूत्र में जनरली देखिए कि हमेशा विवाद रहता, हमेशा संघर्ष रहता, समझ रहे। तो कुछ ना कुछ मुद्दे पर हमेशा, जैसे इस बार मैंने आपका जो टेस्ट लिया था उसमें क्वेश्चन ही पूछा था कि सूत्र और मंत्रना के विवाद प्रबंधन के सर्वाधिक जटिल नीति निर्माता के समझ सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुविधाओं में एक। तो सूत्र और मंत्रना के बीच हमेशा विवाद रहता है। इसके विवाद के पीछे कारण क्या है? तो सूत्र और मंत्रना के बीच विवाद के पीछे कारण दोनों का पृष्ठभूमि में अंतर होना, दोनों का शिक्षा दीक्षा में अंतर होना, दोनों का उम्र में अंतर होना, दोनों का कह सकते क्रिया तौर तरीका में अलग होना। तो यही सब कारण से वर्चुअली दोनों का लोकेशन में अलग होना, ये दो मेन रहता है। एक मुख्य कार्यफलक के निकट रहता है, एक मुख्य कार्यफलक के दूर रहता है, एक क्रियान्वयन का जोखिम झेल रहा होता है, एक मुख्यालय का लाभ उठा रहा होता है। तो ये सब कुछ कारण है। इसलिए देखते हैं कि सरकारी संगठनों में सूत्र और मंत्रणा के बीच क्या है, संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्यवहार में क्या देखा जाता है, इस संबंध में हमेशा टकराव देखा जाता है, तनाव देखा जाता है और बड़ा जटिल समस्या देखने को मिलते हैं, समझ रहे। और ये जो है कई दफा निष्पादन को प्रभावित करने लगता है। जो लक्ष्य और उद्देश्य लेकर संगठन चल जाता है उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न होता है। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो क्या कारण है सूत्र और मंत्रणा के बीच विवाद का? कोई कारण आप बतला सकते हैं सूत्र और मंत्रणा के बीच? कारण, पहला कारण है कि मंत्रणा जो होते हैं वह क्या होते हैं, सत्ता का आदेश श्रृंखला का उल्लंघन करते हैं। यानी उन्हें सत्ता का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वह सत्ता के प्रयोग करने लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का वजह, ठीक है। दूसरा क्या बताइए, सूत्र और मंत्रणा के बीच विवाद का एक वजह दोनों का मनोवैज्ञानिक अंतर विवाद, दोनों का उम्र डिफरेंस होता है, दोनों का पृष्ठभूमि अलग होता है, दोनों का सोचने विचारने का तरीका अलग होता है। तो एक कारण वो भी है। तीसरा कारण क्या बोलेंगे, ये जो होता है ना सूत्र मंत्रणा जो होता है उसका जो अप्रोच रहता है थोड़ा सैद्धांतिक टाइप का रहता है, किताबी रहता है, जिसको सूत्र जो होता है जनरली सही नहीं मानता, उसको ढंग से स्वीकार नहीं करता है। क्लियर है। उसी प्रकार और क्या होता है बोला, ये सूत्र का जनरली देखो आदत कि हर काम के लिए मंत्रणा को कोसते रहेगा, अपने विफल होगा, अपना जवाबदेही नहीं लेना चाहेगा और अपनी विफलता का दोषारोपण किस पर करेगा, मंत्रणा पर करेगा। ये भी एक बड़ा वजह हो जाता है, समझ रहे। नेक्स्ट जो होता है, सूत्र कारण जो होते हैं मंत्रणा में सदैव गलतियों को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि दोनों के बीच डिफिकल्टी बढ़ जाता है, और आप उसकी गलतियों को ढूंढ रहे हैं, आप केवल उसे मतलब उसका वास्तविक चित्रण नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा, दोनों के बीच विश्वास नहीं है, दोनों के बीच सहयोग नहीं है, दोनों के बीच परस्पर सम्मान नहीं है, दोनों के बीच में संशय बैठा हुआ है, दोनों के बीच में भय है, दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति क्या है, बैर का भावना है। कि दोनों का उम्र अंतर, दोनों का कार्य अलग है, दोनों का लोकेशन अलग है। इस कारण क्या होता है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन इसका प्रभाव बहुत भयानक होने लगता है जब यह प्रभाव मुख्यालय क्षेत्रीय कार्य संबंध का रूप ले लेता है, सचिव निदेशक संबंध का रूप ले लेता है, या फिर विकराल रूप ले लेता है। तो जरूरत रहता है कि इन दोनों के बीच बेहतर संबंध सुनिश्चित किया जाए। तो क्या क्या तरीका हो सकता है दोनों के बीच बेहतर संबंध करने का? तो पहला हो सकता है कि मुख्य कार्यपालक खुद जवाबदेही उठाए और दोनों के बीच कार्य और जवाबदेही का बेहतर ढंग से विभाजन करे और दोनों पर नजर रखे। दूसरा क्या होता है बतलाइए, कि दोनों के एक दूसरे के पद पर आने की व्यवस्था किया सकता है। जो टेन्योर सिस्टम का ड्यूटी था बाद में कमजोर पड़ गया, इसको फिर से मजबूत किया जाना चाहिए कि मुख्यालय के अधिकारी को क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारी को मुख्यालय में जाने का मौका दिया जाना चाहिए। तीसरा क्या होगा बतलाइए, तीसरा होगा क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट तीसरा कह सकते हो कि मुख्य कार्यपालक जो है दोनों से संपर्क करे। अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो तो दोनों से संपर्क करे और दोनों के बीच अंतःक्रिया हो, इसके लिए भी कुछ व्यवस्था करे। जैसे टाइम टू टाइम मीटिंग कराते रहे, ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते रहे, समझ रहे। इसके बाद और क्या है बतलाइए, और जो है मतलब मंत्रणा और सूत्र दोनों को एक दूसरे के कार्य के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो दोनों को सूत्र को मंत्रणा के बारे में, मंत्रणा को सूत्र के बारे में जानकारी देना चाहिए।
इससे क्या होगा, उस वास्तविकता को समझेंगे, मर्म को समझेंगे और बेहतर योगदान देंगे। क्लियर? तो इस प्रकार आप देखते हो कि 4-5 सुझाव मैंने बतलाया। तो क्या क्या सुझाव मैंने बतलाया? एक सुझाव बतलाया आपको, पहला सुझाव बतलाया कि चीफ एग्जीक्यूटिव, मुख्य कार्यपालक सूत्र और मंत्रणा के बीच विवाद को सुलझाने के लिए पहले सत्ता और जवाबदेही का स्पष्ट निर्धारण कर दे। दूसरा क्या बतलाइए? दोनों को एक दूसरे पर काम करने का मौका दे। तीसरा क्या करे? तो दोनों कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो दोनों से विचार विमर्श करे, दोनों का परामर्श ले। चौथा क्या है बतलाइए? सूत्र और मंत्रणा दोनों को एक दूसरे के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के वास्तविकता को समझ सके और उसी प्रकार निर्णय और काम कर सके। तो ये अभी आपको मैं बतला रहा था सूत्र और मंत्रणा के बीच अंतर। और आज सूत्र और मंत्रणा के बीच अंतर जो है ना कमजोर पड़ गया, क्योंकि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जनरली देखते होंगे कि बहुत ज्यादा नए संगठन में तो सूत्र और मंत्रणा का जगह नहीं बनता, लेकिन जहाँ बड़ा विशाल व्यवस्था है वहाँ सूत्र और मंत्रणा के बीच समस्या है तो उसको आज MIS के द्वारा सुलझाया जा रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है और उसमें डाटा फीड किया जाता है और देखा जाता है अगर कोई समस्या हो तो उसका क्या समाधान हो सकता है। और सूचनाओं के प्रबंधन के द्वारा आज बड़े पैमाने पर विवादों को निपटारे का कार्यक्रम हो रहा है। और कह सकते हैं आप कि आने वाले कह सकते हो कि आने वाले दिनों में भी जो अभी व्यवस्था चल रहा है इसमें और भी कह सकते हो कि मुख्य कार्यपालक के पहल पर या मुख्य कार्यपालक चाहे तो इसको और भी पहल करके इसमें क्या कह सकते हैं आप ऑर्गेनिक गतिशीलता ला सकता है, स्वाभाविक गतिशीलता ला सकता है, एक टीम व्यवस्था का निर्माण कर सकता है और फिर जैसे दोनों को उनकी महत्ता बताते हुए नेतृत्व को और प्रभावी बनाते हुए दोनों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित कर सकता है। याद रहे, दोनों के बीच अच्छे संबंध बेहतर संबंध को सुनिश्चित करता है, बेहतर परंपरा को दर्शाता है, एक अच्छा परिपाटी का स्थापना करता है, सभी शासन और कह सकते हैं निष्पादन की गुणवत्ता की गारंटी देता है। और वहीं अगर दोनों के बीच खराब संबंध हुआ, तनावपूर्ण संबंध हुआ तो गलत परंपरा, गलत परिपाटी के अलावे या शासन का अवमूल्यन करता है, उसका प्रभावकारिता का अवमूल्यन करता है और अंततः लोकहित को दुष्प्रभावित करना शुरू कर देता है और कई नए नए विवादों को जन्म दे देता है, जैसे सचिव निदेशक संबंध, मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय विवाद, सामान्य के विशेषज्ञ विवाद, IS में नायस विवाद। तो ये बहुत सारा विकट रूप ले लेता है। इसलिए वर्तमान में सूत्र और मंत्रणा को पॉजिटिवली देखने की जरूरत है, दोनों को टीम के रूप में देखने की जरूरत है और मुख्य कार्यपालक संरचनात्मक प्रयास जैसे मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ, MIS जैसे प्रबंधकीय उपचार हुआ और तीसरा अपने व्यक्तिगत नेतृत्व के द्वारा यह सुनिश्चित करे कि ये टीम के रूप में ऑर्गेनाइजेशन काम करे और लोकहित को अंततः प्राप्त करे। तो मैं समझता इसको आप अपने से लिखने की कोशिश करना कि सूत्र और मंत्रणा के बीच जो विवाद है वह प्रबंध के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और दूसरा मुख्य कार्यपालक के भूमिका और कार्य उसको लिखना। अगर कोई दिक्कत तो फोन करना, अगर कोई दिक्कत हो तो ठीक है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट ऑल अबाउट टुडे। ओके, ऑल द बेस्ट।